नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस्लामाबाद एमओयू, इस्लामाबाद मुआहिदा हुआ था, उसकी मियाद अब ख़त्म हो गई है। जाहिर है, जब यह मियाद ख़त्म हुई है तो ये सवाल उठता है कि हमला पहले कौन करेगा। जब ये इस्लामाबाद एमओयू साइन किया गया था, तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो दरमियान के 60 दिन हैं वो ऐसे होंगे कि उस बीच में चीज़ों पे बात बनेगी और कहीं ना कहीं जाके एक फ़ाइनल डील इस पे किया जाएगा। फ़ाइनल डील हुआ नहीं। तमाम चीज़ें, तमाम बातचीत जो है वो होती रही, लेकिन उसके दरमियान हमला भी होता रहा और ये एमओयू सिर्फ नाम का रह गया। यानी एमओयू कागज़ पे तो था, लेकिन उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही थी ग्राउंड पे। ऐसे सूरत हाल में अब क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जाहिर है, जब एमओयू नहीं था तो सीज़ फायर भी एक तरीके से नहीं था। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे। कहने के लिए अमेरिका सदर्न ईरान पे सिर्फ हमले कर रहा था, लेकिन सदर्न ईरान ईरान का हिस्सा है और जाहिर है कि जवाबी हमले में ईरान अमेरिका के उन बेसिस पे निशाना बना रहा था जहाँ से वहाँ पे हमले हो रहे थे। इनमें से कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब और तमाम बेसेस थे। इसके अलावा उर्दून में भी जिन पे हमले किए गए। अमेरिका प्रेशराइज करने की कोशिश करता रहा, ईरान उस प्रेशर में नहीं आया और अमेरिका की जो मांगे थी उसको ईरान ने नहीं माना। ईरान ये कहता रहा कि जो चीज़ एमओयू में साइन की गई है, जिस पे हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के भी हैं, उसको कंटिन्यू किया जाए। जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ हॉर्मुज़ की डील थी, टू द पॉइंट वेयर जेडी वांस ने अभी परसों ही एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कबूला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अब पहला जो गोल है, फर्स्ट गोल, अब वो ये नहीं है कि न्यूक्लियर डील पे साइन हो, अब वो ये है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी तरह से खुल जाए। एक बार जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, फिर न्यूक्लियर फाइल प्राइमरी फाइल बनेगी। अभी तक सेकेंडरी फाइल बनी हुई है। लेकिन अब जब ये एमओयू की मियाद ख़त्म हो गई है तो जाहिर है कि एक ख़तरा बना हुआ है कि एक ऑल राउंड अटैक हो सकता है। क्या है ये ऑल राउंड अटैक? अव्वल तो ये कि हमने पहले की वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि ईरान, ये जो स्टेटस को है वो दोनों के लिए सही नहीं है। ईरान के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि जितनी तेल वो बेचना चाहता है वो बेच नहीं पा रहा है और जाहिर है उस पर प्रेशर बन रहा है। अमेरिका के लिए इसलिए सही नहीं है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकालते जा रहा है। हालांकि प्राइस को किसी तरह से मैनिपुलेट करके उसने मार्केट को नीचे रखा है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आप वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं और उसके असरात हर जगह देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये अब कहा जा सकता है कि जो जापान पे इसके असरात देखने को मिल रहे, जापानीज़ इकॉनमी पे, वो बहुत ही भयावह हैं और उसका इम्पैक्ट यूरोप और अमेरिका पे भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हम कल वाला एपिसोड इसी बात पे करेंगे, कैसे इसके असरात जो हैं वो दूसरे देशों पे हो रहे हैं और कैसे वो अमेरिका के अपने सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन फिल वक्त कम से कम अमेरिका में जो ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस हैं वो 80 के आसपास रोकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को तेल सस्ते में मिल रहा है। पब्लिक को तेल $4 पर बैरल से ऊपर ही मिल रहा है। बाद जगहों पे $4.20 भी है। $4 जो है वो अमेरिका के पब्लिक के लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जाहिर है उसके ऊपर देते हैं तो वो उसके असरात देखने को मिलते हैं और जाहिर है कि उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। अभी जो सबसे लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग भी आई है उसमें ओवरऑल उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 26% है। जिसने ये सर्वे किया है, यानी फोकल डाटा ने फिनेंशियल टाइम्स के साथ किया, उसका कहना है कि ये अमेरिका के इतिहास में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग किसी भी सदर का है, किसी भी राष्ट्रपति का है। लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि बाज़ जो इश्यूज़ हैं उस पे डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, जो उनकी ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग जो एनी विच वे पुअर है 26% है, उससे भी नीचे जा चुकी है। ये क्या इश्यूज़ हैं? इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे उनकी अप्रूवल रेटिंग 12% है, ये डेंजरस जोन। जॉब एंड इकॉनमी 21%, हेल्थ केयर 17%,
फॉरेन पॉलिसी 20%, ईरान पे 17% अप्रूवल रेटिंग है, टैरिफ एंड ट्रेड 19%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 16%, हाउसिंग 17%। यानी ये सिर्फ इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पे इनके जो 35% इनकी अप्रूवल रेटिंग है, उसने ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग को 26 पे पहुंचा रखा है, वरना ये अप्रूवल रेटिंग 20 से भी नीचे होती। तो ये असरात आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ईरान यहीं पे छोड़ने वाला नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उसने हवाला दिया कि जो मिडिल ईस्ट के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, खासकर पर्शियन गल्फ़ के, उनके हवाले से उसने एक खबर छापी है कि ईरान सीक्रेट प्लान टू एक्सकेलेट द वॉर। उनका ये कहना है कि ईरान जो है वो उसके जो हार्डलाइन लीडर्स हैं अभी, वो अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हम लोगों को खुद ही पता था। कई बार हमने ये बात आपको वीडियो में बताई भी है, ये बातें कि ईरान के लिए अब ये मुश्किल होगा कि वो सिर्फ काउंटर अटैक करे। अब अगर उसको ये लगता है कि अगर उसे ये नज़र आता है कि हाँ एक माहौल बन रहा है कि हम पे हमला होगा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी नए जर्नैल जिन भी पोजीशंस पे लाए गए हैं वो ये बात समझते हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां उस तरीके से ही कर रखी है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बेहद फ्रस्ट्रेटेड हैं। अपने एलाइज़ को वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। अभी ओमान को उन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे। कल साउथ कोरिया को उन्होंने धमकी दी है कि तुम वहाँ पर उनके साथ जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होते हैं उसको नीचे करने की, ड्रॉ डाउन करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये साउथ कोरिया वाला जो आपने कल सुना है धमकी, वो ये है कि बिहाइंड द बैक डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की डील एक नॉर्थ कोरिया के साथ हो जाए। नॉर्थ कोरिया ने बार बार ये बात कहा है कि जब तक साउथ कोरिया के साथ तुम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते रहोगे, जब तक उसका ड्रॉ डाउन नहीं करोगे, तब तक किसी तरह की डील जो है वो मुश्किल नज़र आएगी। अब अगर आपने वो उनका पोस्ट पढ़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, तो आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने लिखा इट इज़ टू लेट टू विड्रॉ कम्प्लीटली। यानी वो बेसिकली इशारा कर रहे हैं किम जोंग उन को कि भाई अब बहुत लेट हो गया, तो हम इसमें से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं। हालांकि वो बहाना उन्होंने ये बनाया है कि साउथ कोरिया जो है वो शामिल नहीं हुआ वॉर में, तो वॉर में तो कोई भी शामिल नहीं हुआ इसराइल को छोड़ के, तो वो एक बहाने हैं। लेकिन इसके दो फ़ायदे हैं। अव्वल तो ये कि अगर इस तरह की कोई डील वो नॉर्थ कोरिया के साथ पुल ऑफ कर लेते हैं, अगर, लेकिन यहाँ अगर जो है बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप में और ना ही उनके जो गुर्गे हैं, दो किन्हीं में ये ना तो टैलेंट है ना ही पेशेंस है। डिप्लोमेसी पेशेंस मांगती है, डिप्लोमेटिक टैलेंट मांगती है। दोनों चीज़ की कमी यहाँ पे बहुत भयावह कमी आपको नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप में भी और इनमें भी। तो एक तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि इसको पुल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कोई पीस डील। यानी अगर अक्टूबर से पहले, इलेक्शन से पहले, नवंबर में जो है उससे पहले अगर ये दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को कि देखो हमने एक जो हमारे एक साथ एक बहुत बड़ा ख़तरा था, न्यूक्लियर वेपन वाला एक कंट्री था, उसके साथ हमने डील जो है वो कर ली है। लेकिन साथ ही साथ एक फ़ायदा ये भी है कि जो हाई एंड रडार्स और थर्ड सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल और पैट्रियट सिस्टम साउथ कोरिया में इन्होंने लगा रखे हैं चाइना के मद्देनज़र, वो भी इसी बहाने वहाँ से ये खींच के मिडिल ईस्ट ला सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मिडिल ईस्ट में इनकी पूरी की पूरी रडार प्रणाली जो है वो जला दी है ईरान ने, तो जाहिर है कि अगर दोबारा लड़ाई होता है तो उनको इन रडार्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी बहाने वो रडार वगैरह वहाँ से खींच के लाने की एक कोशिश हो रही है। उन्होंने पहले भी किया था, जिस पे ऐतराज़ व्यक्त किया था, ऐतराज़ जताया था साउथ कोरिया ने। हालांकि उनके प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और सॉरी, उनके प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये अनइक्वल रिलेशनशिप है, और अनइक्वल रिलेशनशिप में आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो एक सर्विट्यूड का जो रिलेशनशिप आपको नज़र आता है। एक ANTPY-2 रडार साउथ कोरिया में रखा हुआ है, एक थर्ड सिस्टम पैट्रियट PAC-3, ये सारे साउथ कोरिया में डिप्लॉयड हैं। इसको वापस लाया जा सकता है अगर ये धमकी पर कार्यान्वयन होता है तो। दरमियान में जो अमेरिका की मुश्किलें हैं वो इसलिए भी बढ़ रही है कि जैसा हमने पहले भी देखा, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पर एक तरीके से गदर हो गया है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें अब मिडिल ईस्ट से आ रही हैं जहां अमेरिकी बेसिस पे जो प्लेन्स हैं
या जो और चीज़ें रखी हुई हैं उस पे जो गर्द यानी धूल जम जाती है, वहाँ पे किस्म किस्म की चीज़ें जो है वो सैनिकों ने लिखी है। और ये सारा जो जो चीज़ें उस पर लिखी हुई है वो ट्रंप के विरुद्ध है, वो इज़राइल के विरुद्ध है, और वो बेसिकली इस तरफ इशारा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के हाथों बिका हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के हक़ में हमें मरने के लिए यानी सैनिकों को मरने के लिए भेज रहा है। तो वो एक स्थिति वहाँ पे बनी हुई है जो जॉर्ज वाशिंगटन अब्राहम लिंकन जो कैरियर है उसका हाल आपने देख ही लिया है। वहाँ पर से लोग सुसाइड करने की नौबत पे आए हुए हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा जा रहा है जो कि दक्षिण चीन सागर से वहाँ पे जा रहा है, साउथ चाइना सी से वहाँ पे लेके पहुँचा जा रहा है। यानी ओवरऑल जो अमेरिका की एक सिक्योरिटी यहाँ पे उसने आर्किटेक्चर बना रखी थी वो यहाँ पे ध्वस्त होती नज़र आ रही है। दरमियान में जो वेटिंग गेम है वो चल रहा है, पर वेटिंग गेम का मतलब ये है कि दुनिया में जो सिर्फ जैसा मैंने कहा कि हुर्मुज़ से सिर्फ तेल तो निकलता नहीं है, फर्टिलाइज़र तमाम तरह की और चीज़ें निकल रही हैं, और उन चीज़ों की हाहाकार जो उन चीज़ों का दुनिया में ऑलरेडी मचा हुआ है। जो टैंकर हायर करने के कॉस्ट हैं वो ऑलरेडी 4 गुना तकरीबन हो चुके हैं। अगर मिडिल ईस्ट से चाइना के रूट की तरफ आप जाते हैं, यानी इसमें तमाम जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, अगर इस रूट पे आप लेके जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि ये 20 गुना तक बढ़ गए हैं। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत तक में यानी युद्ध से पहले ये रेट जो थे $30,000 से $20,000 पर कंटेनर पर ऑयल टैंकर जो है वो रेट चल रहा था, जो अभी तकरीबन $500,000 के रेट पे चला गया है पर टैंकर पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या नौबत आने वाली है इसको लेके। इसके अलावा और भी यानी कार्गो की कीमत और बढ़ती जा रही है। जहाँ तक एक्सकेलेट करने का सवाल है तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ईरानी नेवी IRGC की नेवी जो है वो अमेरिका के नेवल जो एसेट्स वहाँ पे हैं उन पे डायरेक्ट हमले करना शुरू कर सकती है। उसके लिए कई जो हैं उनके पास एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स हैं। याद रखें हुर्मुज़ की चौड़ाई बहुत कम है और इसीलिए कम रेंज के जो मिसाइल्स या अंडर वाटर ड्रोन होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। नासिर है जिसका रेंज 22 माइल है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर के आसपास। नूर का रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास है। गदर का रेंज तकरीबन 160-70 किलोमीटर का है। और गदिर का रेंज तकरीबन 225 किलोमीटर का है। और अबू मेहदी का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक है। ये तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो एंटी शिप ये बेसिकली एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स हैं जिससे इन पे हमला किया जा सकता है, इन शिप्स पे हमला किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो ये कहती है कि हमले तो होंगे, इसके अलावा भी ईरान ने और इंतजाम कर रखे हैं कि अगर ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है तो जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके एसेट्स पे मिडिल ईस्ट में हमला किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो डीप सी केबल्स होते हैं या इंटरनेट के केबल, जो डीप सी अंडर वाटर केबल होते हैं, उनको भी ईरान काट सकता है। ईरान के पास सलाहियत है कि वो इसको काट दे, वो सलाहियत ऑलरेडी उसके पास है। वहीं दूसरी तरफ जो मार्केट है अमेरिका की वो इसके लिए तैयार नहीं है और वो लगातार यानी किसी किस्म के डील के तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनले ने अभी एक रिपोर्ट जारी की कुछ दिन पहले और जिसमें उसने ये कहा कि ईरान को लीगल राइट है, या अमेरिका की कंपनी कह रही है कि ईरान को लीगल राइट है कि वो उसमें फ़ी चार्ज कर सके। और उसने हवाला दिया है कि जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट में टर्की चार्ज करता है और सेंट लॉरेंस सीवे में कनाडा चार्ज करता है, या डेनमार्क जो है वो कैटेगाट स्ट्रेट में चार्ज करता है, इस तरह के फ़ी ईरान भी। यानी एक जनता को प्रिपेयर करने की कोशिश हो रही है कि अगर इस तरह की डील हुई तो तुम रोने मत लगना, बौखलाने मत लगना। ये तमाम देश हैं जो इस तरह के फ़ीस चार्ज करते हैं। ये टोल नहीं है पर वो शब्दों का बस एक मायाजाल है। आप उसको टोल कहें, उसको फ़ी कहें, लेकिन कानूनी जो कानून है उसको बाईपास करते हुए टोल न कह के
किसी और मद में ये फ़ी चार्ज किए जा सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने वीडियोज़ में ये बात आपसे पहले भी कही थी कि इस तरह का कानूनी प्रावधान है, लेकिन अब जो अमेरिका के कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स हैं और जिसमें कि JP मॉर्गन और ये लोग शामिल हैं, वो भी अब इसी कॉन्क्लूज़न पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ईरान इसमें फ़ीस चार्ज करता है, टोल नहीं, और वो फ़ीस जो है वो अलग मद में यानी असिस्टेंस के मद में या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के मद में वो अगर फ़ीस चार्ज की जाती है तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। अब ये बात अमेरिका के कॉर्पोरेट कंसल्टेंट कहने लगे हैं। तो एक प्रेपरेशन डील के तरफ भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो फेस लॉस है, वो हार है, उससे वो तिलमिलाए हुए हैं। तो जाहिर है कि तिलमिलाहट में दोबारा हमला कर भी सकते हैं, लेकिन जैसा ईरान ने इस बार कहा है, हमला इस बार प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर ईरान को लगे कि उस पर हमला होने वाला है तो वह आगे बढ़कर पहले ही हमला कर दे। तो इंतज़ार है, देखते हैं कौन पहले हमला करता है। ऑफ कोर्स जो भी कुछ होगा, कोई भी डेवलपमेंट होगी, गुड और बैड, हम आपके पास लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।